धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग आखिर बनी कैसे? क्या किसी डिवाइन पावर ने उसमें जान डाली थी, या कोई एलियन इस प्लेनेट पर आया था, या फिर ये सब सिर्फ केमिस्ट्री, टाइम और परफेक्ट कंडीशंस का रिजल्ट था? साइंटिस्ट्स ने इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने ऐसी चीज देखी जिसने सबको शॉक कर दिया। यहीं से शुरू हुई उस कहानी की सर्च जिसने जन्म दिया फर्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, और बाद में उसी से बने प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। कुछ साइंटिस्ट्स तो ये भी मानते हैं कि लाइफ की बिगिनिंग अर्थ पर नहीं, स्पेस में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप बनाना के डीएनए से अराउंड 60% मैच करता है? ये जोक नहीं है, ये सच है। क्योंकि अगर हम टाइम में बहुत पीछे जाएं तो ह्यूमंस और बनाना का भी एक कॉमन एंसेस्टर था। और ये बात सिर्फ बनाना तक लिमिटेड नहीं है। अर्थ पर हर एनिमल, हर प्लांट, हर लिविंग थिंग किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम अराउंड 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाएं तो पता चलता है कि अर्थ पर सारी लाइफ का एक कॉमन एंसेस्टर था। साइंटिस्ट्स ने उसका नाम दिया लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, एक माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म। माना आता है कि इसे गर्म जगहों में रहना पसंद था। आज अर्थ पर जितनी भी लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, एल्गे, बैक्टीरिया, सब किसी न किसी तरह उसी से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। उससे पहले भी कई फॉर्म्स रहे होंगे, बस उनके प्रूफ्स हमारे पास नहीं है। असली सवाल ये है, लूका खुद जिंदा कैसे हुआ? अर्थ पर सबसे पहली लिविंग थिंग बनी कैसे? क्या स्टोन, मिट्टी, वाटर, गैसेस और कुछ एलिमेंट्स मिलकर सच में लाइफ क्रिएट कर सकते हैं? यही है ओरिजिन ऑफ लाइफ का मिस्ट्री। एक टाइम था जब लोग मानते थे कि हर लिविंग बीइंग के अंदर एक लाइफ फोर्स होती है, एक इनविजिबल एनर्जी जो उसे जिंदा रखती है। फिर ईयर 1780 में फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवॉइजियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गिनी पिग की बॉडी हीट मेजर की। देखा गया कि उसकी हीट से आइस कितनी फास्ट मेल्ट होती है और वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिर उन्होंने कोल जलाया जिसने ऑलमोस्ट उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की और उतनी ही आइस मेल्ट करी। कंक्लूजन क्लियर था, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सेम केमिकल रूल्स पर काम कर सकती हैं। फिर ईयर 1790 में लुइजी गैल्वानी डेड फ्रॉग लेग्स पर काम कर रहे थे। ब्रास हुक और स्टील ब्लेड टच होते ही फ्रॉग की लेग्स मूव करने लगी। उन्हें लगा उन्होंने लाइफ फोर्स डिस्कवर कर ली। उन्होंने इसका नाम दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एलेसैंड्रो वोल्टा ने प्रूव किया कि ये लाइफ नहीं, मेटल्स के बीच की इलेक्ट्रिसिटी थी। बाद में इसी प्रिंसिपल से फर्स्ट बैटरी बनी। यहीं से आया वर्ड वोल्टेज। फिर भी लोग मानने को रेडी नहीं थे, क्योंकि लिविंग बॉडीज में फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर्स मिलते थे जो स्टोन या मिट्टी में नहीं मिलते। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। लोग सोचते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स ही बना सकती हैं। फिर आया ईयर 1828। जर्मन साइंटिस्ट फ्रीडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। यूरिया वही कंपाउंड जो ह्यूमन यूरिन में होता है। पहली बार किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था। लाइफ फोर्स थ्योरी को बड़ा झटका लगा। फिर ईयर 1850 में मार्सेलिन बर्थेलो ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर दिखाए। हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एस्टर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये क्लियर था कि लाइफ के केमिकल्स बिना मैजिक के भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बचा था, केमिकल्स बन गए पर लाइफ कैसे आई? लाइफ को डिफाइन करना भी इजी नहीं है। क्या मूवमेंट ही लाइफ है? तो प्लांट्स क्या हुए? क्या रिप्रोडक्शन ही लाइफ है? तो म्यूल जैसे एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्या वो लिविंग नहीं? 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफनोव ने लाइफ की डेफिनेशंस कलेक्ट की। उन्हें 123 डिफरेंट डेफिनेशंस मिली, लेकिन सब में एक कॉमन आइडिया था, लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। अब साइंटिस्ट्स ने कुछ मेन ट्रेट्स देखे, कॉम्प्लेक्सिटी, मेटाबॉलिज्म, बाउंड्री, रेप्लिकेशन। अब इन्हीं से समझते हैं लाइफ का स्टार्ट। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी। अर्थ के अर्ली डेज में कॉमेट्स और मीटियोर्स बार बार टकरा रहे थे। इस फेज को लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं स्पेस रॉक से आए हैं। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं, यानी लाइफ की शुरुआत अर्थ पर नहीं, स्पेस में हुई होगी। आज हमारे पास प्रूफ्स हैं कि स्पेस में काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से साइंटिस्ट स्टार्स और गैस क्लाउड्स का केमिकल डेटा पढ़ते हैं। 1930 के अराउंड गैस क्लाउड्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और साइनाइड डिटेक्ट हुआ। बाद में अमोनिया, वाटर और फॉर्माल्डिहाइड भी मिले। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा मर्चिसन मीटियोराइट। उसमें 20 से ज्यादा एमिनो एसिड्स मिले। बाद में यूरिया, ग्लाइसिन और इथेनॉल भी स्पेस में डिटेक्ट हुआ। जब इथेनॉल मिला, मीडिया ने उसे स्पेस वॉड का बोला। 2014 में आइसोप्रोपाइल साइनाइड जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी मिले। अराउंड 20 एमिनो एसिड्स जो अर्थ की लाइफ में कॉमन है, सब स्पेस में मिल चुके हैं। डीएनए और आरएनए डायरेक्टली नहीं मिले, लेकिन उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले हैं। शुगर रिलेटेड कंपाउंड्स भी सैजिटेरियस बी गैस क्लाउड में मिले हैं। इसलिए कुछ साइंटिस्ट यूनिवर्स को लाइफ पार्ट्स वेयरहाउस बोलते हैं। अब आती है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस, यानी अर्थ पर किसी वार्म पॉन्ड या ओशन में केमिकल्स का रिच मिक्सचर था। लाइटनिंग गिरती थी, वोल्केनो हीट देते थे और रिएक्शंस होते थे। चार्ल्स डार्विन ने भी 1871 में वार्म लिटिल पॉन्ड का आइडिया दिया था। फिर आया ईयर 1953। स्टैनली मिलर और हरोल्ड यूरे ने 5 लीटर ग्लास कंटेनर लिया। उसमें अमोनिया गैस, मीथेन गैस और वाटर वेपर भरी। फिर इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स दिए, जैसे 4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर कंडीशंस रही होंगी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। कंटेनर के अंदर एमिनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके थे। मतलब अगर रॉ मटेरियल हो और कंडीशन सही हो तो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद बन सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट था रेप्लिकेशन, यानी खुद की कॉपी बनाना। इसके लिए क्ले मिनरल हाइपोथेसिस दी गई। क्ले सरफेस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है और रिएक्शंस फास्ट करती है। मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हुए, चेन्स बनी। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसी तरह आरएनए जैसी चेन्स बनी होंगी। आरएनए इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और खुद को कॉपी भी कर सकता है। हाँ, पहला आरएनए कैसे बना ये आज भी मिस्ट्री है।
लेकिन 2009 में जॉन सदरलैंड ने दिखाया कि हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिलीन और फॉस्फेट से यूवी लाइट की हेल्प से आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं। यहीं से आती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। सबसे पहले आरएनए आया, फिर प्रोटीन्स बने, फिर डीएनए बना, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है और इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म स्टोर करता है। अब तीसरा पॉइंट था बाउंड्री। लाइफ को एनवायरनमेंट से अलग होना था। फैटी एसिड्स वाटर में बबल्स बना सकते हैं, इनसे लिपिड बबल्स बने। उन बबल्स के अंदर केमिकल्स ट्रैप होने लगे। अगर उनमें आरएनए ट्रैप हो गया हो तो प्रिमिटिव सेल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इन्हें कहा गया प्रोटोसेल्स, यानी सेल्स से पहले वाले सेल्स। अब आता है लास्ट पॉइंट, मेटाबॉलिज्म। एनर्जी कहां से आई? ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। यहाँ से बहुत गर्म मिनरल रिच वाटर निकलता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं लाइफ यहीं स्टार्ट हुई होगी। इस थ्योरी को हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी कहते हैं। यहाँ हीट थी, मिनरल्स थे, केमिकल्स थे, एनर्जी थी। प्रोटोसेल्स ने न्यूट्रिएंट्स ट्रैप किए होंगे, मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, वेस्ट बाहर निकाला होगा। यही प्रिमिटिव मेटाबॉलिज्म था। फिर कंपटीशन शुरू हुआ। दो रास्ते बचे, या दूसरे सेल्स को कंज्यूम करो या उनके साथ कोऑपरेट करो। और यहीं से आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अर्थ पर दो मेजर सिंगल सेल्ड ग्रुप्स थे, बैक्टीरिया, आर्किया। अराउंड 2 बिलियन ईयर्स पहले एक आर्किया और एक बैक्टीरिया के बीच पार्टनरशिप हुई। बैक्टीरिया उसके अंदर रहने लगा। वही आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया बना। माइटोकॉन्ड्रिया आज हमारी सेल्स की पावर फैक्ट्री है। उसका खुद का डीएनए भी होता है और उसका डीएनए बैक्टीरिया से सिमिलर मिला, यानी वो कभी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म था। इसी इवेंट से यूकैरियोटिक सेल्स बने और बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सब इसी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से पॉसिबल हुए। तो सच क्या है? लाइफ एक सेकंड में क्रिएट नहीं हुई। ये बिलियंस ऑफ इयर्स की केमिकल जर्नी थी। स्पेस के मॉलिक्यूल्स, अर्थ की कंडीशंस, रेप्लिकेशन, मेम्ब्रेन्स, मेटाबॉलिज्म, कोऑपरेशन सब ने मिलकर लाइफ क्रिएट की। सबसे पहली लाइफ अराउंड 3.7 से 4 बिलियन ईयर्स पहले एस्टिमेट की जाती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स पहले। यानी हमें बनने में अरबों साल लगे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा, हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा छोटा सा गोल 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है।